गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग जब भी देख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को नमस्ते बोल दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आज हम अपने वादा के हिसाब से मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। और आज दे रहा हूँ मैं चैप्टर 11 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें हमारा चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसका मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो। और इसमें मैं कवर करूँगा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा हाफ इसमें हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। हाँ, आप लोग लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँ। आगे मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप एंट्रेंस वगैरह सबका भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें मेरे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11.1 है हमारे पास, और इसमें हमें देना है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में ध्यान रखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें अल्कोहल हमारा सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, देन फिनॉल और देन ईथर ग्रुप। तो OR जिसका होता है पहचान ईथर का, O के साथ कार्बन चेन होगा, फिनॉल में OH लगा होगा, ROH होगा, और अल्कोहल में ROH होगा, और फिनॉल में बेंजीन में OH डायरेक्टली अटैच होगा, जिसको हम फिनाइल अल्कोहल भी समझ सकते हैं कॉमन नेम की बेसिस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर हमारे पास है CH3 CH CH3, आगे दिया CHOH, और फिर आगे C में ट्रिपल CH3 लगा हुआ है। हमारे पास आ गया ट्रिपल CH3 यहाँ पर। अब नोमेनक्लेचर में OH तो हमारा क्या है, प्रेफरेबल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इसको सफिक्स में लगाएंगे। तो सफिक्स में लगाने के लिए काउंटिंग में इसके कार्बन को कम नंबर देने की कोशिश हमें करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, और इधर से काउंट करें तो यानी 3 पर आ रहा था, इधर से काउंट करें तो 1 2 3, फिर भी 3 पर आ रहा है। तो अब क्या देखेंगे, यदि दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है तो हमें देखना है कि इधर से ब्रांच को कम नंबर मिलेगा या ब्रांचिंग का नंबर ज़्यादा होगा। तो हम साफ साफ देख रहे हैं इधर से एक ही मिथाइल है 2 पर, इधर से 2 पर डबल मिथाइल आ रहा है, 2 मिथाइल आ रहा है। क्लियरली इधर से काउंटिंग ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाएगी, जिससे ब्रांचिंग को कम नंबर मिलेगा। तो ब्रांचिंग को हमने कब प्रेफर किया, जब दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा था। लेकिन यदि एक तरफ से कम नंबर OH वाले कार्बन को मिलता तो हम उधर से ही काउंटिंग करते। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप और एक 4 पर है, तो हमारे पास हो गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल। यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास पेंटेन है और उसमें ऑल, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या था, पेंटेन 3 ऑल था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर डबल आ रहा है। तो डबल आ रहा है तो क्या हो गया, डायोल के फॉर्म में होगा, और डायोल में D हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जैसे हमने ऊपर से क्या किया है, पेंटेन 3 ऑल किया है, हमने E को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि आगे O जो था हमारा क्या था, वॉवेल था। तो OL ऑल जो है अल्कोहल की पहचान है, तो उस वॉवेल की वजह से हमने E को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। लेकिन जब डायोल, ट्रायोल वगैरह होगा तो हमें E को रखना है, रिटेन रखना है वहाँ पर, क्योंकि डायोल, ट्रायोल में D, T ये सब कुछ जो है, जो नंबर का प्रीफिक्स है, सबके सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हेप्टेन डायोल के फॉर्म में नोमेनक्लेचर करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में हम देखेंगे कि क्या नीचे जो ये कार्बन चेन आ रहा है, क्या इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ से सेम है, तो हमने 7 कार्बन का चेन ले लिया। या तो इसको सेलेक्ट करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे, और इधर कोई ब्रांच भी नहीं था, किधर सेलेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। तो अब हम यहाँ पर देखें, डायोल है तो हमने काउंटिंग इधर से की, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो अल्कोहल ग्रुप है वो क्या है, कम नंबर उसको मिल रहा है, तो इसलिए हमने काउंटिंग यहाँ से की और उसको हमने प्रेफर किया। यहाँ पर क्या बन गया हमारा नेम, हेप्टेन 2 4 डायोल। अब थर्ड हमारे पास क्या है,
थर्ड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है CH3 CHOH CHOH CH3 CH3 CHOH CHOH CH3, ये हमारे पास है ब्यूटेन। इसमें भी हमारा ई हम रखेंगे क्योंकि यहाँ भी डायोल है और काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 डायोल। तो इसके साथ ही हम फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे। फोर्थ में हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है OH CH2 CHOH CH2OH। तो CH2 के साथ OH लगा है, हम नीचे लगा लेते हैं, फिर CHOH लगा है और फिर CH2OH लगा हुआ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तीनों कार्बन के साथ OH लगा हुआ है ग्रुप। क्लियरली हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 और हमारा ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। हम क्या देख रहे हैं, जितने भी OH ग्रुप है सबको हमें अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंटेन करने की कोशिश कर रही है जहां तक हो पाए हो। तो आगे हम देख रहे हैं अब फिफ्थ हमारे पास है बेंजीन रिंग वाला। बेंजीन रिंग ले लिया हमने, इसमें एक जगह पर हमारा CH3 लगा है और इसके जस्ट अगले पोजीशन पर OH लगा हुआ है। तो क्लियरली हमारा ये फिनॉल डेरिवेटिव हो गया है ना। इसको हम टॉल्यूइन डेरिवेटिव नहीं मानेंगे, कॉमनली हम टॉल्यूइन डेरिवेटिव मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा OH ग्रुप ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो हम OH ग्रुप के बेसिस पर इसको फिनॉल डेरिवेटिव मानेंगे और काउंटिंग हम इस कार्बन से करेंगे 1 2 आगे फिर 3 4 चल सकता है। तो हमारे पास सेकेंड पर क्या आ गया है, मिथाइल ग्रुप, और ये पूरा पूरा फिनॉल हो गया। हमारा हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। यदि कॉमन नेम होता तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल लिखा जा सकता था। तो अगला हम करेंगे सिक्स्थ में हमारे पास सेम है, बस एक फर्स्ट पे लगा है, दूसरा फोर्थ पे लगा है। यहाँ CH3 है, यहाँ पर OH लगा दिया, काउंटिंग यहीं से करेंगे क्योंकि हमारा OH ग्रुप ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो हमारा ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। अब अगला हमारा है फिर फिनॉल डेरिवेटिव है 7th। इसमें 2 जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जरा उसको देखें कैसे लगा हुआ है। इसमें हमारा यहाँ पर OH लगा दिया है सेकेंड पे, सॉरी यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा है और नीचे एक CH3 लगा है। अब काउंटिंग यहाँ पर हम इस साइड से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सॉरी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि यहाँ CH3 ज़्यादा क्लोजर है OH के। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। क्लियरली 2 5 हमारा डाई मिथाइल फिनॉल बन रहा है, 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल। इधर से काउंटिंग करने पर CH3 हमारा दूर हो जाता, 1 2 3 3 से स्टार्ट होता, फिर ये 3 6 बन जाता हमारा, तो इसलिए हमने इधर से काउंटिंग की। तो हम लोग करने जा रहे हैं 8, और ये भी हमारा फिनॉल डेरिवेटिव है। इसमें देखिए हमारा है CH3, सॉरी बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, CH3 हमारा यहाँ पर लगा दिया, OH इसके जस्ट सेकेंड पर लगा हुआ है और एक CH3 जस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम इधर से काउंटिंग करें या इधर से करें, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रहा है क्योंकि OH को प्रेफर करना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है 9th में क्या कहा जा रहा है, CH3O CH2 यानी ईथर है ये, CH3O, इसमें आगे लगा हुआ है CH2 CH CH3 2 है। तो ईथर में जो OR ग्रुप है
वो कार्बन चेन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। जिधर का कार्बन चेन स्मॉल होता है उसको हम एल्कोक्सी लिखते हैं, यानी ईथर मानते हैं, और उसको हमेशा हम प्रीफिक्स में लेते हैं। हमेशा ईथर ग्रुप, OR ग्रुप प्रीफिक्स में आता है स्टूडेंट्स। तो प्रीफिक्स में आता है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल चेन बन गया क्योंकि बिगर कार्बन चेन है। और काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ब्रांच है, ब्रांच को यहाँ से कम नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट कार्बन से अटैच माना जाएगा 2 3। हमारा क्या आ जाएगा, ये मिथॉक्सी और ये मिथाइल है। हम दोनों में से किसी एक को पहले लिख सकते हैं ऑलमोस्ट। वैसे मिथॉक्सी में मिथ के बाद O आ रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल इसी को पहले लिखें, और कम नंबर पर भी है 1 मिथॉक्सी। यदि यहाँ C2H5 होता तो इथॉक्सी हो जाता, इस तरह से ध्यान रखेंगे। 1 मिथॉक्सी, और ये हमारा क्या हो गया 2 मिथाइल। बाकी कार्बन चेन एल्केन हो गया हमारा, यानी एल्केन में कितने कार्बन है यहाँ, प्रोपेन। ये हम ध्यान रखेंगे, यानी 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। और यदि ये भी ग्रुप यहाँ पर होता तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन हो सकता था। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, C6H5O C2H5। C6H5 का मीनिंग क्या है, कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है। इसका मतलब है फिनाइल ग्रुप, यानी बेंजीन ग्रुप। तो बेंजीन हमने लगा दिया, और बेंजीन के साथ एक O लगा हुआ है। O के साथ क्या है, C2H5 यानी CH2CH3। क्लियरली ये भी हमारा ROR यानी ईथर को दिखा रहा है। ईथर में बिगर कार्बन चेन हमारा बेंजीन है और स्मॉलर कार्बन चेन हमारा इथाइल है। तो क्लियरली हम अब इथॉक्सी लिखेंगे इसको, क्योंकि स्मॉलर कार्बन चेन को एल्कोक्सी लिखा जाता है। एल्क मतलब कार्बन एटम का नंबर कितना है, तो भैया 2 है, तो इथ यानी इथॉक्सी हो गया। इथॉक्सी बेंजीन इसका नेम हो जाएगा, और फर्स्ट पर ही है। हम चाहें तो 1 इथॉक्सी बेंजीन लिखें या सीधे सीधे इथॉक्सी बेंजीन लिख दें। हम इथॉक्सी बेंजीन लिख देते हैं, ये हमारा हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इसके बाद का हमारा है नेक्स्ट 11th में क्या कहा जा रहा है, हमारे पास है C6H5, उसके साथ C7H15 लगा हुआ है। C6H5 फिर से हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ O लगा हुआ है, O के साथ C7H15, यानी इधर 7 कार्बन आ गया। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें आप ऐसे बाकी वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अब बिगर कार्बन चेन कौन सा हो गया, 7 वाला, ये हमारा हो जाएगा फिनॉक्सी। बेंजीन में यदि O लग जाए तो फिनॉक्सी करना है, तो फिनॉक्सी हमारा हो गया, और ये हेप्टेन हो गया। क्लियरली सीधे सीधे हम फिनॉक्सी हेप्टेन लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पर ही है, और फर्स्ट को इग्नोर किया जा सकता है 1 लिखने में। तो फिनॉक्सी हेप्टेन हो गया, या 1 फिनॉक्सी हेप्टेन आप लिख सकते हैं। और इसमें लास्ट का नोमेनक्लेचर हमारा है 12th C3CH2O CH3CH2O। आगे हमारा कार्बन चेन बना है CH में CH3 लगा है, फिर CH2CH3 लगा है। CH में यहाँ पर CH3 लगा है और CH2CH3 लगा है। अब हम कार्बन चेन को 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते, करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, वो क्या करेगा, 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, और दोनों पार्ट अलग अलग कार्बन चेन को इंडिकेट कर रहा है। इधर बिगर कार्बन चेन कौन सा है, ये, और इसमें पूरे 4 कार्बन को हम काउंट करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक काउंट करना है और इसको ब्रांच मानना है, नहीं, हम यहाँ तक आएंगे तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है, कार्बन कार्बन जहाँ तक जुड़ा रहेगा उसको हम लेंगे। ये होता है नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल। तो अब हमारा क्या हो गया, ये इथॉक्सी। इथॉक्सी कितने नंबर पर है, अब इसका नंबर चेंज हो रहा है तो उस नंबर को शो करेंगे। 1 2 3 4, इधर से ये ब्रांच ज़्यादा नंबर पा जाता, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, अब 2 पर इथॉक्सी, एंड ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम है। इस तरह से हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ तो हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। तो अब सेकंड क्या करेंगे, हम सेकंड में हम करने वाले हैं IUPAC नेम हमें गिवन है और स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, स्ट्रक्चर IUPAC नेम के बेसिस पर। तो 11.2 क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट मैं सीधे सीधे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सिर्फ नाम पढ़ूंगा, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन देखेंगे।
तो हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। सबसे पहले हम एंड वाला प्रिंसिपल कार्बन चेन को देखेंगे। ब्यूटेन 2 ऑल यानी पहले ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हमने 4 कार्बन बना दिया। मैं एच नहीं लगाऊंगा, एच को आप अंडरस्टूड मानेंगे, आप खुद लगाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए जितनी कम रहेगी उतना एच हमें लगाना है। तो इसमें क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। काउंटिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाते हुए। मान लो हमने राइट टू लेफ्ट कर दिया काउंटिंग, हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 2 पर ऑल यानी OH ग्रुप आ गया। उसके बाद हमारे पास है 2 मिथाइल और इसी पर मिथाइल भी लगा हुआ है, ऊपर हमने CH3 लगा दिया। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। सेकंड क्या कहा जा रहा है, सेकंड में हमारे पास है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल यानी प्रोपेन बनाना है और 2 ऑल 1 2 3 कर दिया, इस पर लगा दिया OH और 1 पर लगाओ फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, यहाँ आ गया बेंजीन रिंग। बाकी वैलेंसी आप सेटिस्फाई करेंगे H से, क्योंकि हमें कार्बन की 4 वैलेंसी करनी है। यदि मैं सेटिस्फाई करने लगा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी होगी। 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल है। पहले तो हेक्सेन बनाए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। अब है 1,3,5 ट्रायोल, पहले काउंटिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6। एक 1 पर लगाना है, एक 3 पर लगाना है और एक 5 पर लगाना है ऑल, तो 1,3,5 ट्रायोल हो गया। नाउ ब्रांच क्या क्या है, तो ब्रांच हमारे पास है 3,5 डाई मिथाइल, थर्ड पर मिथाइल ग्रुप एंड फिफ्थ पर मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास हो गया 1,3,5 ट्रायोल और 3 and 5 डाई मिथाइल। तो नंबर से आप लोग जरा कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर 1 2 छोटा छोटा लिख देता हूँ, 4 ये 5 हो गया और ये 6 था। तो देखिए अब फोर्थ में हमें क्या करना है, 2 3 डाई इथाइल फिनॉल। भैया पहले फिनॉल यानी बेंजीन में OH लगा देना है। बेंजीन में काउंटिंग साइक्लिक है, कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ हमने OH लगा दिया तो यानी 1 यहीं से हो गया। अब काउंटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या हो गया, इसमें क्या कह रहे हैं, 2 3 डाई इथाइल, सेकेंड और थर्ड पर हमें इथाइल लगाना है। यहाँ भी C2H5 या CH2CH3 और यहाँ भी C2H5। तो हमारा हो गया 2 3 डाई इथाइल फिनॉल। अब इसके बाद हमें फिफ्थ करना है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। फिफ्थ में हमें प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन बना दिया और 1 पर हमारा इथॉक्सी है, OC2H5 लग गया। सिक्स्थ में क्या कहा जा रहा है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। पहले पेंटेन 3 4 5, 2 पर इथॉक्सी ग्रुप OC2H5 लगा दिया, 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल ग्रुप आ गया, बाकी पेंटेन है। सेवेंथ में कहा जा रहा है हमारे पास साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। मेथनॉल में क्लियरली कार्बन एक ही होगा, तो OH लगा दिया और एक हाइड्रोजन हमने हटाया है साइक्लोहेक्साइल लगाने के लिए। ये हो गया साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल, क्योंकि OH ग्रुप हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन से लगा होगा उसी कार्बन को हम मेन चेन मानेंगे। मेथनॉल हमारा मेन चेन हो गया और ये हेक्साइल आ गया उसका ब्रांच। नाउ 8th हमारा क्या कह रहा है, 3 साइक्लोहेक्साइल एंड पेंटेन 3 ऑल। तो 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल करना है, तो 5 कार्बन हो गया। 3 पर हमने OH ग्रुप लगा दिया और इसी 3 पर हमें क्या लगाना है, 3 साइक्लोहेक्साइल, तो हेक्साइल ग्रुप लगा दिया साइक्लो। इस तरह से हमारा 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल हो गया। 9th हमारा क्या है, 9th में कहा जा रहा है साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। पेंट 3 in 1 ऑल, सॉरी साइक्लोपेंट, साइक्लो पहले तो 1 पर और लगा दिया, साइक्लोपेंटेन हो गया, पहले ऑल लगा दिया और 1 पर OH और 3 पर हमारा क्या कह रहे हैं, इन। साइक्लोपेन 3 in 1 2 3 हो गया, 3 in
1 ऑल। इस तरह से हमारा अब 10th हो जाएगा 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो 10th में हम करेंगे अब ब्यूटेन 1 ऑल 1 2 3 4 कार्बन 1 पर OH, और हमें क्या करना है 4 पर क्लोरो एंड 3 पर इथाइल। 3 पर भैया हमने इथाइल लगा दिया C2H5 और 4 पर लगा दिया हमने क्लोरो। इस तरह से हमारा हो गया स्ट्रक्चर। भाई बार बार वीडियो देख के आपको करना है प्रैक्टिस, पेन पेपर लेकर प्रैक्टिस करते रहें प्लीज़, तभी ऑर्गेनिक में मास्टर हो पाएंगे, और मास्टर हो जाएंगे फिर कोई भी गलती नहीं होगी। ऑर्गेनिक अच्छे खासे मार्क्स का आता है, ये 4 चैप्टर ओनली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11.3 क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O। C5H12O के जितने भी आइसोमर बनेंगे इस फॉर्मूले से एल्कोहल के, वो सारे लिखने और उसके IUPAC नेम भी देने हैं। और सेकंड में कह रहा है क्लासिफाइड आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल इन क्वेश्चन 11.3 फर्स्ट जो हम करेंगे एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी हमें C5H12O के जितने भी आइसोमेरिक एल्कोहल बनेंगे यानी एल्कोहल के जितने आइसोमर होंगे उसको तो उसका तो नाम तो लिखना ही है, साथ में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में भी हमें क्लासीफाई करना है, जो कि इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है, उसी को क्लासीफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। तो चलिए हम 11.3 देखते हैं, और हमें दिया है C5H12O, इसके हमें अल्कोहल वाले लिखने हैं। आइसोमर तो इसका ईथर का भी बन सकता है, बिकॉज ईथर एंड एल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, इस बात को ध्यान में रखना है। बनेगा तो ईथर भी, बट हमें लिखना क्या है, ओनली एल्कोहल, तो जो करना है वहीं तक रहेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो हम 5 कार्बन का चेन बना के अल्कोहल बना सकते हैं। तो 5 हो गया कार्बन, OH यहाँ लगा दिया। पहले हम 5 कार्बन के चेन में पोजीशन चेंज करें, वो सबसे बेटर वे है आइसोमर लिखने का। एक हमारा ये हो गया, और इसका नेम भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल, सीधे बोल दें। सेकेंड में हमें क्या करना है, इसी में पोजीशन चेंज करना है भैया, सेकेंड पर OH लगा दिया, और ये हो गया पेंटेन 2 ऑल। थर्ड में हमारा इसी को हम चेंज करके हम थर्ड पर ला सकते हैं। अब ये हो गया पेंटेन 3 ऑल, यानी सब पेंटेनॉल ही है, बट ऑल की पोजीशन डिफरेंट, यानी पोजिशनल आइसोमर है। और साथ में यहीं पर डिग्री भी कर लेते हैं इनका पहले। तो ये हमारा 1 डिग्री हो गया, क्योंकि अल्फा कार्बन अपने पीछे एक ही बीटा कार्बन से अटैच है। ये हमारा 2 डिग्री हो गया, क्योंकि अल्फा कार्बन जिससे OH अटैच अल्फा कार्बन हुआ, इसके साथ 2 बीटा कार्बन डायरेक्टली अटैच है। और ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ भी 2 ही बीटा कार्बन है, उसके बाद कितने कार्बन है कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से हमने अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल हुआ इसमें, और 5 कार्बन चेन वाले एल्कोहल यही बनेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आइसोमर लिखने के लिए हम कार्बन चेन को अब शॉर्टर कर देंगे। 5 की जगह हम 4 का प्रिंसिपल कार्बन चेन ले लेंगे, और एक कार्बन को हम लगा देंगे ब्रांच में। तो देखिए जरा, 1 2 3 4 ले लिया, एक को हमने ब्रांच में लगा दिया। अब OH को ही पोजीशन हम पहले 1 पर ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल, सीधे लिखें। हमारे पास हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब हम ब्यूटेनॉल में OH की पोजीशन चेंज करेंगे, तो हमारा 5th आइसोमर बनेगा 2 मिथाइल, और इसी पर हमने OH लगा दिया, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब हम इस OH को खिसका के यहाँ डाल देंगे भैया, तो 6th आइसोमर हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा। OH यहाँ लगा दिया, तो OH को हम प्रेफर करेंगे तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। अब इस OH को उठा के हम यहाँ भी लगा सकते हैं फर्स्ट पे। इसमें भी आप देखेंगे नेम चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया तो आइसोमर हो गया। इसमें OH लगा दिया। अब ये 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल में 3 पर मिथाइल आ गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। और अब 4 कार्बन का चेन खत्म हो गया, अब और नहीं बन सकता इसमें, तब हम बनाएंगे 3 कार्बन का चेन। तो 8th आइसोमर हमारा हो जाएगा
प्रोपेनॉल का डेरिवेटिव, तो क्लियरली हम बाकी दोनों मिथाइल ग्रुप को ऊपर और नीचे लगा देंगे। हमारा हो गया ये 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। और इसमें आप क्लियरली देखेंगे आप OH की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारे टोटल 8 आइसोमर्स बनते हैं। अब इसमें रह गया हमारा डिग्रीज, वहाँ तक तो हमने 3 के डिग्रीज बता दिए। अब जरा देखिए, ये भी हमारा 2 डिग्री था, इसमें क्या डिग्री हो रहा है, तो इसमें फिर 1 डिग्री, क्योंकि अल्फा कार्बन एक ही बीटा कार्बन से अटैच है। यहाँ पर डिग्री क्लियरली हमारा 3 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, नहीं 3 बीटा कार्बन है। ये हमारा फिर 2 डिग्री, ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। ये फिर हमारा 1 डिग्री, क्योंकि ये अल्फा कार्बन एक ही बीटा कार्बन से अटैच है, OH वाले कार्बन को अल्फा मानते जा रहे हैं। और ये फिर हमारा 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा कार्बन एक ही बीटा कार्बन से अटैच है और बीटा कार्बन 3 कार्बन से अलग से अटैच है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। तो हम लोग कर रहे हैं अब 11.4। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल में हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे, हमें देखना है कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो ब्यूटेन और प्रोपेनॉल का आसपास में मॉलिक्यूलर मास है। तो यदि कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास में हम देखेंगे कि हमारा अल्कोहल क्या कर सकता है, उसके पास OH ग्रुप है, जैसे हमारे पास प्रोपेनॉल है, इसके पास OH ग्रुप है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, किसे, दूसरे प्रोपेनॉल के साथ, दूसरे प्रोपेनॉल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कौन सा, इंटरमोलिकुलर। इससे क्या होगा, एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का। यदि एक मॉलिक्यूल का बॉयल करोगे, ऊपर उठाओगे, वेपर बनेगा, साथ में दूसरा मॉलिक्यूल भी जाएगा, यानी उसको भी जाना पड़ेगा, एसोसिएटेड है। तो क्लियरली हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यही प्रेफरेंस है, वो एसोसिएशन करवाते हैं इंटरमोलिकुलर वाला। एसोसिएशन की वजह से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने की वजह से उसका देखा जाए तो उसका मॉलिक्यूलर मास एक तरह से बढ़ गया है, क्योंकि वो कम से कम 2 मॉलिक्यूल एक साथ उठेगा, तो इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोकार्बन में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तो वही रहेगी, क्योंकि उसमें वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वैन डर वाल का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से प्रोपेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है, हमें इतना ही लिखना है, प्रोपेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होने वाली है। तो अब हम अगला करने, वर्डिंग आप लोगों को खुद लिखना है, मैं वर्डिंग यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। 11.5 में क्या कह रहा है, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। ऊपर हमारा बॉइलिंग पॉइंट था और नीचे सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछ रहा है, और वाटर का काम क्या है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आपस में। तो वाटर के साथ यदि कोई दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो बना सकता है, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियरली दूसरा होगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्गर ही होगा वाटर के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से, तो हमारा वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। यानी वाटर भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें यदि किसी को डिसॉल्व करना है, जैसे अल्कोहल को इसमें हमें डिसॉल्व करवाना है, अल्कोहल और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्लियरली जब तक कार्बन चेन छोटा है तो क्या होगा, अल्कोहल एंड वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, ऑलमोस्ट अप टू 2 कार्बन एटम ज़्यादातर होता है, स्ट्रांग रहता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं, अब कंपैरेटिव आइडिया लेते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो बात दूसरी आ जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकता है, तो यदि कार्बन चेन लंबा भी है तो कुछ न कुछ तो सॉल्युबल होगा, कुछ न कुछ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा, इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन क्या हाइड्रोकार्बन जिसमें ओनली R ग्रुप है, इसमें ओनली कार्बन चेन है, क्या यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? जिसमें ओनली C ग्रुप है, C के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? तो नहीं। हाइड्रोजन जब तक
3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ नहीं होगा तब तक वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास OH है तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकता है, इसलिए वाटर में ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू कंपेरेबल मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड से ज़्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए हमारा अल्कोहल डिजॉल्व हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो नाम दिया हुआ हमें ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल आपका डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ओनली अल्कोहल लिखा है, सॉरी अल्कोहल डिजॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लेते हैं 11.6। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज मिंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जाम्पल। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन के रिएक्शन में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो वहाँ पर देखिए प्रिपरेशन का, आपको बाकी रिएक्शंस भी अच्छी तरह वहाँ पर समझ आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको वहीं से समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। 11.7 गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C7H8O। हमें C7H8O, ये 7th क्वेश्चन है, 6th का आपको लिंक में देखना है। तो C7H8O दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। C7H8O है और इसका हमें फिनॉल का हमें क्या लिखना है, आइसोमर्स लिखना है। तो फिनॉल में बेंजीन के साथ OH लगा रहेगा और इसमें बेंजीन के पास ओनली C6H5 हमारा फॉर्मूला है और इस H की वजह से C6H6 हो जाएगा ये। अब हमारे पास कितने बच जाते हैं, CH2 बच जाते हैं ओनली। तो CH2 क्या हम लगा पाएंगे कहीं, तो नहीं। यदि हम कहीं पर कुछ लगाते हैं C ग्रुप, तो ध्यान रखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से भगा दिया। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन रह गए, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन है, क्लियरली 3 हाइड्रोजन और बाकी है ना, तो यहाँ पर H3 लग गया। एक हमारा ये भी हो गया 3 मिथाइल फिनॉल, एक आइसोमर हमारा हो गया यहाँ पर 3 मिथाइल फिनॉल। हम कहीं भी CH3 ग्रुप को लगा सकते हैं 3 पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा पैरा। और थर्ड ग्रुप, थर्ड हमारा क्या होता है, मेटा पोजीशन, इसको आप कॉमन नेम में मेटा मिथाइल फिनॉल भी आप लिख सकते हैं। इसी में हम ले सकते हैं अब सेकेंड, हमने OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकेंड पर हमने CH3 को लगा दिया और ये बन गया हमारा 2 मिथाइल फिनॉल। और सेकेंड वाला हमारा ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी हम लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम चाहें तो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम 4th पर लगा सकते हैं CH3 को, तो हमने 4th पर लगाया और ये हो गया हमारा 4 मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल जिसको आप लोग पैरा मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं। तो पैरा मिथाइल फिनॉल हमारा हो जाता है और 3 से ज़्यादा आइसोमर इसका नहीं बनेगा। हेलो, हम लोग आ चुके हैं अब 8th क्वेश्चन पर। तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने प्रिपरेशन में भी समझाया है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार समझा रहा हूँ इसको। हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों ही मेजर प्रोडक्ट होता है जब हम डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रेशन करते हैं फिनॉल का। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो हम इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारे पास होता है। ध्यान रखेंगे N पर पॉजिटिव और O पर नेगेटिव चार्ज एक फॉर्मल चार्ज के फॉर्म में होता है। और दूसरा हमारा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें भी वही बात होगी। तो अब जरा देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों बन रहा है। अब यहाँ पर हम ठीक से चेक करें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप में बना है।
जो कि हमारा कहलाता है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा है इंट्रामोलेकुलर H बॉन्डिंग। अब क्या ये एक दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है आपस में? क्या एसोसिएशन करवा सकता है? तो नहीं। इन्होंने तो अपना ही हाथ जोड़ लिया ऐसे, तो क्या ये दूसरे का हाथ पकड़ पाएगा? तो नहीं, यानी एसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास, जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास, वो इंक्रीज होगा? तो नहीं। और साथ में सरफेस एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो इसका जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होने की वजह से, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर कम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन नहीं करने की वजह से इसका अपना इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास एक तरह से कम हो गया, सरफेस एरिया भी कम हो गया, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो पाएगा। बट यदि हम उसको इससे कंपेयर करें यहाँ पर, तो आप देखोगे ये दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल से आपका एसोसिएट हो जाता है, और ऐसा ही काम आगे भी होता रहेगा, आगे भी एसोसिएशन हो सकता है। एसोसिएशन फिर इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ा देता है, यानी एक मॉलिक्यूल को हम ऊपर उठाएंगे वेपर बना के, तो दूसरा भी साथ में उठेगा, जिससे हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पर? बढ़ जाता है। यानी क्योंकि ये एसोसिएशन को लीड कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है? एसोसिएशन को स्टॉप कर रहा है, स्टॉप्स एसोसिएशन। कोई भी चीज़ एसोसिएशन से ही बनती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारा लीड्स टू एसोसिएशन, यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? इंटरमोलेकुलर। तो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन करवाता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। और बॉइलिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि स्टीम से ही ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टीम वोलेटाइल है। तो क्लियरली हमारा स्टीम वोलेटाइल कौन सा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? स्टीम वोलेटाइल होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा स्टीम वोलेटाइल है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रही है। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 11.9। 11.9 पर डिस्कस करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हमें फिनॉल का रिएक्शन देना है। मैं यहाँ ओनली रिएक्शन दिखा रहा हूँ, और प्रिपरेशन में इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यूमीन हमारा होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मैं CH3 को नीचे दिखा देता हूँ। इसका रिएक्शन यदि हम O2 के साथ कराएंगे और वार्म करेंगे, तो O2 में आपको याद होगा O डबल बॉन्ड O होता है, तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर C के साथ और H के बीच में इंसर्शन हो जाएगा, और यानी एडिशन हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, OOH बन गया भैया यहाँ पर, और CH3 एज इट इज है। जब इसमें हम H2O करेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड हमारा वाटर में स्टेबल नहीं होता है, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन रेडिकल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से ये रेडिकल के फॉर्म में ये बना लेगा कीटोन हमारा, और ये फिनॉल बना देगा। हमारा यहाँ पर फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है, और 3 कार्बन का कीटोन बन जाता है, जो कि एसीटोन है। ये हमारा क्यूमीन से फिनॉल बनाने का रिएक्शन हुआ। तो 10th क्वेश्चन अब हमें करना है 11.10। 11.10 में कह रहे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, उसका रिएक्शन दिखाओ। तो प्लीज़ इसको फिर आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ही देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो आगे हमारे पास है अब राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इथीन से इथेनॉल कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए भी आपको मैकेनिज्म एल्कीन टू एल्कोहल, जो कि हमारा एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में दिया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। तो इसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखेंगे।
और आगे हमारे पास अब है 11.12। 12th क्वेश्चन में हमारे पास है यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट्स। यहाँ पर एक्चुअली सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने का जो रिएक्शन है उसको यहाँ पर दिया गया है, उसी के रिएजेंट्स यहाँ पर गिवन है, यानी उसी रिएक्शन को हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है एक तरह से। 11.9 और 10 ये दोनों ही आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन वीडियो में आप लोग ये देखेंगे। तो 11 अब करने जा रहे हैं हम, 11 का था 11.12। इसमें सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन को हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर फिनॉल में कन्वर्ट करेंगे NaOH से। बेंजीन का रिएक्शन H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि एक्चुअली ओलियम के फॉर्म में होता है, हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के साथ आ गया SO3H, और इसको यदि हम ट्रीट करें आगे NaOH के साथ और ये एक्वस होना चाहिए तो आपका बन जाएगा फिनॉल, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं होगा और उसमें भी यदि बेस डाल दें तो, और NaHSO3 हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए अब हमारे पास क्या है 13 क्वेश्चन में, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। अब यहाँ पर सिंथेसिस का दिया हुआ है, हमें किससे किसको सिंथेसिस करना है, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। 11.13 में 1 फिनाइल इथेनॉल हमें बनाना है। 1 फिनाइल इथेनॉल हमारा क्या हो जाएगा, हमने इथेनॉल बनाया जिस पर OH लगाएंगे, उसी पर हम बेंजीन रिंग लगाएंगे और ये CH3 और ये CH हो जाएगा फिर। तो 1 फिनाइल इथेनॉल हमें किसी एल्कीन से बनाना है और आप देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। एल्कीन यदि हमारा एसिमेट्रिकल होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल दे देता है हमें। तो क्लियरली यदि हम फिनाइल इथीन का रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोलिसिस करें, सॉरी हाइड्रेशन करें एसिड कैटेलाइज्ड, तो हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पर हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे H2O, H2O को हमने H+OH के फॉर्म में दिखाया, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ H+ जो कि हमारा एक्चुअली क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो इसके प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा मार्कोनिकोव एडिशन से H का एडिशन यहाँ पर होगा, क्योंकि एसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके पास एक ही H है, इसके पास 2 H है, तो ज़्यादा H CH2 में है, CH2 को H मिल जाएगा, CH3 बन गया और CH में OH लग जाएगा, ये स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, हमें सिंथेसाइज करना अगेन साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमारे पास एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, चले जाए हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में। हेलो एल्केन्स हमारा प्राइमरी होगा तो SN2 में जाएगा इजीली। तो क्लियरली हमारा एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। हमें बनाना है साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल, तो क्लियरली हम यहाँ पर ले सकते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन, एक तरह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2Cl ले लेंगे, ये हमारा प्राइमरी हैलाइड है। अब SN2 रिएक्शन हम KOH या NaOH के साथ कर सकते हैं एक्वस, तो हमारे पास आ जाएगा साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। इस तरह से ये हमारा कैरी आउट हो गया सिंथेसिस। थर्ड हमारा क्या कह रहे हैं, पेंटेन 1 ऑल हमें प्रिपेयर करना है यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से पेंटेन 1 ऑल बनाएंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन से हम बना सकते हैं KOH एक्वस लेकर, 1 2 3 4 5 कार्बन है, क्लियरली हमारे पास पेंटेनॉल आ जाएगा। इस तरह से हम क्लोरोपेंटेन से पेंटेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्या बात है, हम लोगों की स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि आप लोग वीडियोस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और उसको सीखेंगे और उसी के बहाने बाकी रिएक्शंस भी सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 11.14 में, गिव 2 रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। यानी फिनॉल के हमें एसिडिक नेचर के रिएक्शंस बताने हैं 2, और साथ में हमें कंपेयर करना है एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। फिनॉल और इथेनॉल का
एसिडिटी का कंपैरिजन भी करना है। फिनॉल के एसिडिक नेचर का हम यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो देखिए, फिनॉल का रिएक्शन यदि हम करवाते हैं Na के साथ या NaOH के साथ, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड आएगा, प्लस यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस आना है। तो हाइड्रोजन गैस यदि रिलीज हो रहा है किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो ये प्रूव कर रहा है कि हमारा एसिडिक नेचर का होगा। और क्या देंगे हम यहाँ पर, यदि हम फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं तो फिर भी हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्लियरली हमें ONA मिल जाएगा और H2O हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ये भी हमें एसिडिक नेचर को बताता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका एसिडिक नेचर है। और साथ में हमें क्या करना है, इथेनॉल को का कंपैरिजन करना है फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के साथ। इथेनॉल हमारा क्या है, CH3CH2OH। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं भैया, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमें कॉन्जुगेट एसिड देगा इथेनॉल का एंड OH माइनस देगा। तो कॉन्जुगेट एसिड इथेनॉल का देने का मतलब है कि इथेनॉल क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर के थ्रू H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमारा लुईस बेस होता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर का है। एज वेल एज इसको हम मान सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है तो ब्राउनस्टेट बेस भी है, क्योंकि H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर है। और यदि हम इसको यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनाता, यदि ये मान लो H+ को लूज कर देता और इथॉक्साइड आयन बनाता, तो इथॉक्साइड आयन अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इथाइल ग्रुप का +I इफेक्ट है। इथाइल ग्रुप का क्या है, +I इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसका इस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और किसी भी इफेक्ट से यदि चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवा देता है, तो ये हमारा बहुत कम स्टेबल होगा। बट यदि हम फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन की बात करें, फिनॉल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर इसमें से H+ को गेन कर लेता है और फिनॉक्साइड आयन दे देता है हमें और H3O+ बनाता है। और फिनॉक्साइड आयन आपका हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन काफ़ी स्ट्रॉन्ग +R इफेक्ट दिखाएगा और +R इफेक्ट की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में सर्कुलेट होगा, रिंग में डिलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन हमारा स्टेबल होता है। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। क्लियरली वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वाटर से वीकर एसिड है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है, ना कि कॉन्जुगेट बेस। तो इसलिए इथेनॉल हमारा फिनॉल से बहुत कम एसिडिक होगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं 16 क्वेश्चन, सॉरी पहले 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा। 15 क्वेश्चन कहा जा रहा है, वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका ज़्यादा एसिडिक है। ऑर्थो पर हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा हमारा क्या है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है, OCH3 लगा हुआ है। तो भैया NO2 ग्रुप जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो किसी भी H+ वाले कंपाउंड में जिसमें H+ हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पर लोन पेयर के फॉर्म में ज़्यादा है, उसको कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यदि अभी ये आपका 2 नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी नाइट्रो ग्रुप की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें -I इफेक्ट है और O पर जो नेगेटिव चार्ज उसको डिक्रीज करवा देगा। एज वेल एज
NO2 का जो है -R इफेक्ट भी है, और -R इफेक्ट क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, जिस वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट हमारा ऑर्थो मेथॉक्सी जो है, यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, OR ग्रुप +I इफेक्ट का काम करता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर OCH3 का क्या है, +I है, और NO2 का 2 इफेक्ट है, -I एंड -R। इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टू इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनॉल हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, वो कैसे, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर O के पास क्या है, वैसे है तो -I इफेक्ट हो, बट O के पास लोन पेयर होने की वजह से और रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से आपका ये +R इफेक्ट दिखाएगा। ऑक्सीजन है तो -I, थोड़ा सा -I है, बेंजीन से भी ज़्यादा है -I वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये +R का इफेक्ट ज़्यादा ईजिली शो करेगा, ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली शो करेगा, क्योंकि इसमें हमारा पाई बॉन्ड जो है रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता रहता है। सेकेंडली ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर का है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, और फेनॉक्साइड आयन बनते ही +R इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से फिनॉल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो भी +R इफेक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। +R इफेक्ट हमारा किसका है, यहाँ पर OH ग्रुप का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर डीलोकलाइज होती रहेगी, कौन सी, पाई बॉन्ड वाली, और इसलिए हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बार बार ये मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे वाले रिएक्शन का हमें इक्वेशन देना है, इक्वेशन देने के लिए आगे करते हैं। तो भैया हम कर रहे हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में हमें रिएक्शंस बताना है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल विद एल्कलीन KMnO4 सॉल्यूशन। तो कौन सा अल्कोहल है हमारे पास, प्रोपेन 1-ऑल है। प्रोपेन 1-ऑल को हम एल्कलीन KMnO4 यानी KMnO4 ले लेते हैं, एल्कली हमारा। इसके प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं दिया हुआ अलग से, यानी सेकंड स्टेप नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ओनली हम सॉल्ट बनाएंगे, जो कि पोटेशियम सॉल्ट होगा, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, कौन, KMnO4 एसिडिक बेसिक मीडियम में। इसलिए हमारा यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा इसका। यदि इसमें एसिडिक मीडियम साथ में दिया रहता तो हम लिख सकते थे यहाँ पर H+ सेकेंड स्टेप, और यहाँ पर हम एसिड बना सकते थे, प्रोपेनोइक एसिड बना सकते थे, बट यहाँ नहीं लिखा है तो आपको यहीं तक रखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड में हमारे पास दिया हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ होगा ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। ब्रोमीन का रिएक्शन हमें फिनॉल के साथ करवाना है और इन CH2 करवाना है। CH2 पर हमारा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, तो हम यहाँ पर ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाएंगे। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाया, जिसमें से पैरा हमारा क्या हो जाएगा, मेजर। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें सिमेट्री है। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, अब थर्ड में हमारे पास है डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हमें डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाना है, और ये सब कुछ हमारा रिएक्शन में मैंने किया हुआ है। और ज़्यादा डीप समझने के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो में। तो HNO3 के साथ करवाने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों का कंपेरेबल अमाउंट बनता है।
क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दोनों हमारा कंपेरेबल अमाउंट में है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 51% और इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 47, किसी को भी माइनर नहीं कहा जा सकता है। और इसमें आप लोगों को याद होगा कि हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो पाता है। अब फोर्थ और इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे फिनॉल को एक्वस NaOH में। पहले NaOH के साथ रिएक्शन होगा फिनॉल का। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और फिनॉल वीक एसिड है, दोनों का रिएक्शन होकर सॉल्ट बनेगा, हमारा सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। अब सोडियम फेनोक्साइड का रिएक्शन यदि हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, और ये आप लोगों को याद होगा रिमर-टिमन रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CHCl2 इसमें लग जाएगा और ये अपने आप NaOH के साथ दोबारा रिएक्शन करके हमारा ये बना लेगा ONA और CHOH होल ट्वाइस। और इसमें यदि हम एसिड देते हैं, अब एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारा बन जाएगा ये सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये हमारा रिमर-टिमन रिएक्शन, यहाँ भी OH हो जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH बन गया, हमारा बन जाता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये एक नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, रिमर-टिमन रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।